और सुभाष शर्मा जी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी नमस्कार। लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर गहमा गहमी का दौर चलता रहा। आंसू गैस के गोलों के धमाकों की आवाज, लाठीचार्ज हुआ, छात्रों की ओर से पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया और लगातार छात्र जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे और आखिरकार आज केंद्र सरकार की ओर से ये सूचना सामने आई। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? विगत 36 दिनों के हवाले से मैं बात करूं, सुभाष जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि इस्तीफा जो हुआ है इसके लिए सरकार को बहुत पहले सोचना चाहिए था। ये बहुत मतलब किरकिरी भी हुई, देश की एक इमेज भी खराब हुई देश विदेश में, मतलब इसके बहुत चर्चे भी हुए और भारत के प्रति, भारत की व्यवस्थाओं के प्रति अविश्वास की बात भी आई है। तो ये परीक्षाओं को लेकर जो टैलेंट की बात है, भाई आपको देश विदेश में इज्जत क्यों मिल रही है? इसलिए कि भाई भारत का जो शिक्षण का ढांचा है वो ठीक काम कर रहा है, यहाँ के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और टैलेंटेड बच्चे सामने आते हैं, तो विदेशों में भी नौकरी के लिए और के लिए ग्लोबल लेवल पर भी आपकी एक अच्छी इमेज चल रही थी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं डेंट लगा है और इसको सरकार समय पर सही तरीके से डील विद नहीं कर पाई। सोनम वांगचुक का मामला हो चाहे ये सीजेपी का मामला हो, दोनों मामलों में सरकार देखती रही, ब्यूरोक्रेसी का इंतजार करती रही, रिपोर्ट्स लेती रही और ये इधर करवट उधर करवट देखती रही कि भी कहीं कोई रास्ता बीच का निकल जाए, कहीं हमारे इसमें सबोटेज नहीं हो एक तरह का। लेकिन अब चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो ठीक है, युवाओं के लिए तो एक ठीक है, उनकी मांग थी, इस्तीफा हो गया, लेकिन क्या इससे व्यवस्था में परिवर्तन आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या परीक्षाओं में धांधली रुक जाएगी? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से? क्या ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का संजाल है जिसकी वजह से ये संगठित माफिया एक तरह से काम करता है, पेपर लीक करवाता है और सक्सेस की गारंटी देता है, इसका क्या हाल होने वाला है? तो युवा पीढ़ी आज बहुत खुश हो सकती है और वो जो डिमांड करी थी उन्होंने, वो तो ठीक है समय पर नहीं हुई, लेकिन देर में हुई, उनको लाठी बाटा खाने पड़े बेचारों को। अच्छा सुभाष जी, इसी बीच एक रोचक पहलू यह है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष की जीत बताया है। तो क्या वो ठीक कह रहे हैं? विपक्ष की जीत इस घटनाक्रम में मानी जा सकती है या ये सिर्फ इसको छात्रों से जोड़कर रखा जाए? नहीं, देखिए, विपक्ष के लिए तो एक लड्डू हाथ में आ गया था। हाँ। वो इस मुद्दे के रूप में विपक्ष, भारत के विपक्ष के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष आज तक के इतिहास में भारत में पहली बार ऐसा देखने में आया कि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है वो भी बैकफुट पर रही और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास तो कोई लेना देना ही नहीं है, उनका तो कोई से ही नहीं है इस व्यवस्था में। तो कांग्रेस की जहां तक ये बात है कि उसको सफलता मिली है, उसकी जीत हुई है, ये कहना बेमानी है। और कांग्रेस कहीं मोरल ग्राउंड पर है ही नहीं। कांग्रेस कहीं संवेदनशीलता के साथ पेश ही नहीं आई अभी तक। आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या हो गया था? तब इन्हीं की नेता प्रियंका गांधी ने क्या कहा था? इनके जो गोविंद सिंह डोटासरा, इनके बयान पढ़ लो, आप इनके बयान वीडियो पर देख लो कि भाई लाठी बाटा तो लगेंगे ही जब आप जाओगे किसी के घर पे धरना प्रदर्शन करने। ये तो इनकी संवेदनशीलता है। आज ये बड़े पाक साफ होकर सामने आ रहे हैं, तो इनके पास तो कोई मॉरल बैकग्राउंड ही नहीं है। इनके तो खुद के ही हाथ रंगे हुए हैं इस पूरी व्यवस्था में। इस पूरी व्यवस्था को खराब करने में इनका कोई योगदान कम नहीं है। नहीं, जिस तरह से लगातार राहुल गांधी भी चर्चाओं का रुख शुरू कर रहे थे इस प्रदर्शन के बाद से, तो हम और आप सभी जब टेलीविजन पर चर्चाओं पर बैठते थे यही बातचीत होती थी। यही पेपर लीक जब राजस्थान में हो रहे थे तो राहुल गांधी की ओर से कुछ नहीं कहा गया था और अब अचानक से राहुल गांधी छात्रों की आवाज बनकर सामने आते हैं, विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचते इस प्रदर्शन में शरीक होने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे देखते हैं कि विपक्ष छात्रों के इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश कर रहा था, किसी हवाले से विपक्ष इसमें सामने आ पाए? सुभाष जी, देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और ये जो बाकी जो युवा पीढ़ी थी, इन्होंने सबने विपक्ष के ऊपर तमाचा मारा कि भाई तुम में यदि दम होता तो हमको सड़कों पर थोड़ी आके लाठी बाटा खाने पड़ते। तो इन्होंने इनका इलाज किया और इनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया। अब बात है कि भारत का जो विपक्षी पार्टियां हैं ये कौन सी दूध की धुली हुई हैं? इनके खुद के कारनामे देखो ना आप जरा। आज तक इनका इतिहास देखो आप। मुलायम सिंह यादव की पार्टी है समाजवादी पार्टी। काय की समाजवादी पार्टी है? वो जो उत्सव होता था उसमें करोड़ों रुपए फूंके जाते थे सरकार। ये इनके नेता इस तरह के एरिस्टोक्रेटिक मूड में रहते हैं। इनके जो लैंग्वेज है वो आप सुन लो तो ताजुब कर दो। आप इनके प्रति मीडिया में रहते हुए आपको और हमको बहुत अनुभव हुए हैं। आप इनके प्रति कुछ कह दो तो ये जो इनकी कूटरी है वो कहते हैं सल्टा देंगे, इनको रास्ते से हटा देंगे। इस तरह की तो भाषा है इनकी। भारत की विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कहां संवेदनशील हैं जनता के मुद्दों के प्रति? वो संवेदनशील तब तक हैं जब तक उनको कुर्सी नहीं मिले। कुर्सी मिलते ही वो एरोगेंट हो जाते हैं और इतने बर्बर हो जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप ये ना समझें कि विपक्ष का कोई लेना देना है इसमें। इसमें भारतीय जनता पार्टी नीति जो सरकार है इस वक्त
उसको ये समझ में नहीं आ रही थी कि ये आंदोलन इतना व्यापक रूप ले लेगा और घर घर में पहुंच जाएगा। आज चूंकि सोशल मीडिया की ताकत है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब बने 2014 में, उन्होंने सोशल मीडिया की ताकत को वही डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ यूज किया। उनको क्या समझ में नहीं आ रही थी कि क्या ये किस तरह का बूमरैंग होगा और इस सरकार के पत्ते गिरते जाएंगे। फिर आप ये समझ लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से न तो कोई समाधान होने वाला है, पहली बात। टेक अवे जो आम आदमी इसका कांग्रेस जनता पार्टी का वो ये है कि भारत के बुनियादी मुद्दों को डील करने के लिए क्या आप जातिगत राजनीति से दूर होंगे क्या, नंबर एक। नंबर दो, मुद्दों के आधार पर क्या आप वोटिंग करेंगे क्या, ये आपको टेक अवे ले जाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आपका कोई स्वर्णिम भविष्य नहीं हो जाएगा। धर्मेंद्र की जगह कोई सुरेंद्र आ जाएगा, कोई धर्मेंद्र आ जाएगा और कोई वीरेंद्र आ जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ना है? जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम है, वो हम देख रहे हैं 47 से, सन 47 से वही सिस्टम बना हुआ है। तो व्यवस्थाओं के हवाले से सुभाष जी, बिल्कुल व्यवस्थाओं के हवाले से सुभाष जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, एनटीए के 47 अफसरों को बर्खास्त करना और अब जाकर ये जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया, कहीं ना कहीं ये सरकार बहुत पहले भी कर सकती थी, ये सहूलियत शुरू दिन से उनके पास थी। तो अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसका जनमानस तक क्या संदेश पहुंचा है? क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार अपने सख्त फैसलों को लेकर जानी जाती है, प्रधानमंत्री मोदी जिस चीज पर मोहर लगाते हैं वो होना है, और केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर इस्तीफे के पक्ष में नहीं थी, लेकिन आखिरकार अब इस्तीफा दे दिया गया। तो जनमानस तक क्या संदेश पहुंचा है? और संदेश इस बार बड़ा है। जनमानस तक संदेश सिर्फ साफ है। जनमानस ये जानता है कि जब तक पूरी तरह से ताकत के साथ में पूरा मॉब नहीं जाएगा, जब तक सरकार नहीं झुकने वाली है। और ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये अंग्रेजों से लगाकर या इससे भी पहले इतिहास का ये सब्जेक्ट है। आप देख लीजिए, कोई सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी जैसी मजबूत लीडर थी, जेपी मोमेंट हुआ नहीं इसमें, लेकिन इसमें सुभाष जी एक मोमेंट ये भी तो सामने आया, विपक्ष को भी कहीं ना कहीं समझ में आया ना कि पुरजोर तरीके से अगर हम किसी बात को रखें या आंदोलन करके बात को रखें, लाठी खा ले तो हो सकता है सरकार बैकफुट पर आए, तो बाकी तमाम मुद्दों को लेकर भी हो सकता है देश में इस तरह की स्थितियां आगे भविष्य में देखने को मिले कि आंदोलन ही आंदोलन हमको देखने को मिलेंगे सड़कों पर। नहीं, देखिए, आंदोलन करने के लिए नेता का कह देने मात्र से काम नहीं होता है। आंदोलन के लिए पूरी एक जमीन तैयार होती है ना, तब जाके आंदोलन सक्सेसफुल होते हैं। और जमीन तैयार है भारत में। वैसे तो जमीन भारत में कई मुद्दों पर तैयार रहती है, लेकिन अब जाकर जनता के समझ में आ गया कि भाई ये जो अच्छे दिनों की शुरुआत थी, इसके असली जो रिपरकशंस हैं वो क्या आए हैं, हम कहाँ फेल होते जा रहे हैं, कहाँ हमारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कहाँ आज जो युवा बेरोजगार है, जो आज हमारी ताकत बन सकता है। पूरे विश्व में भारत ऐसा देश है जहां डेमोग्राफिक डिविडेंड के बड़े गीत मोदी जी भी गाते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कब चुनौती के रूप में आ जाएगा, कब ये सड़कों पर सोने लग जाएगा, तब फिर क्या होगा देश का। तो ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती रही है। अच्छा, व्यवस्था के बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से अब, और इसको आप नजर में रखिएगा, इसको आप दिमाग में रख के जवाब दीजिएगा कि जिस तरह से जो पेपर लीक विरोधी एक अधिनियम भी आया है और फिर 47 अफसर बर्खास्त कर देना, तो एनटीए की जो व्यवस्था है वो सुधारी जाएगी, एक नया खाका तैयार होगा, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि एनटीए के अंदर मान लीजिए आपने परिवर्तन कर दिया, तो चेहरे तो वही आएंगे, व्यवस्था वही रहने वाली है। ये जो कानून है तो 2024 में जून में ही पारित हो गया ना, उसके बाद से भी पेपर लीक हो रहे हैं, अभी लगातार हो रहे हैं। आज भी घटना सामने है, कल की घटना है। तो ये अच्छा, आप कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, क्या कोर्टें बनने से एक देश में अपराध कम हुआ है क्या? या पहले जो कानून थे उनमें क्या सजा का प्रावधान नहीं था क्या? क्या चीटिंग, फ्रॉड, इसकी कोई धाराएं नहीं थी क्या हमारे पास में? बात यहां ये आ रही है कि जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, ये जो फटे पर पैबंद लगाने की जो व्यवस्था हमारी जारी है, और ये जो जब भी कोई सरकार, ठीक है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मैं कह रहा हूं सरकार भी बदल जाए तो भी क्या होने वाला है? ये जो आज विपक्ष है, कल ये जब सत्ता में आएगा तब ये क्या करेगा? वही ब्यूरोक्रेसी इनको गुमराह करेगी, वही नए पाठ पढ़ाती रहेगी और असली समस्याओं के ऊपर ध्यान डाइवर्ट रखेगी, क्योंकि काम करना पड़ता है ब्यूरोक्रेसी। ये जो हमारा बाबू सिस्टम है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये नेताओं को तस्वीर ही अलग दिखाता है। जब नेता सड़क पर होता है तो उसके विचार कुछ और होते हैं, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से अवगत होता है, लेकिन वो जब एयर कंडीशन कमरों में बैठता है, लुटियंस जोन में बैठने लग जाता है, 5 स्टार के कल्चर में जाता है, गाड़ी घोड़े आगे से आगे चलते हैं, तो उसको सुख आने लग जाता है। वो देखता है कि असली मुद्दे तो ये है, मैं तो अब तक जबरदस्ती भटक रहा था, तो और जनता से मिलना कम हो जाता है। वही ब्यूरोक्रेट्स जो कल तक विपक्ष के साथ थे, वही ब्यूरोक्रेट्स जब इस सत्ता के साथ आते हैं तो वो उन कार्यकर्ताओं को थोड़ी मिलने देना चाहते हैं। जो कार्यकर्ता असली समस्या की जड़ जानते हैं, वो उनको तो मिलाते ही नहीं, उनके फोन ही बंद हो जाते हैं, फोन नंबर चेंज हो जाते हैं, दरबार लग जाते हैं, और वहां एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हो जाता है। तो जो सलाह देने वाला व्यक्ति है
वो कहाँ रहता है? वो तो फिर गायब हो जाता है। उसके मन में एक असंतोष आता है कि भाई मैंने इतने साल सड़क पे संघर्ष किया, मेरा क्या हुआ? अब ये जो आज जो विपक्ष है, ये गारंटी ले सकता है कि कल नहीं होगा? यही विपक्ष में थे ना राजस्थान में, तब क्या हुआ था? तो ये कहने का मतलब मेरा है कि जब तक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं अच्छा होगा। सुभाष जी, ये धर्मेंद्र प्रधान की जब मैंने जी। चिट्ठी पढ़ी तो उन्होंने एक लाइन कोट की है, उस लाइन को आप किस तरह से देखते हैं कि मैं विगत 10 दिनों से दुखी था, मैं अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं क्योंकि इस आंदोलन का फायदा विदेशी ताकतें ना उठा पाए। आप देखिए, ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, ये 2014 में जब सत्ता में आया और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम सरकार की किरकिरी हुई और सरकार एकदम, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल विफल सी नजर आई। लेकिन चूंकि एक आम आदमी को भरोसा दिलाया गया था कि इस डिमोनेटाइजेशन। अच्छा सुभाष जी, मैं एक बार, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे फिर से रुक करूंगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उनकी प्रतिक्रिया दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर हमने मीटिंग रखी है। किस तरह से उसकी कार्य व्यवस्था होगी, हमें 27 तारीख को वाराणसी पूछना है और वहां से 29 तारीख को कलश यात्रा लेकर आएंगे और राजस्थान में बॉर्डर पे ही एक हर मंदिर में उन कलशों के स्वागत करते हुए हम जयपुर के मंदिरों में लाकर फिर यहाँ पर अलग अलग हमारे सभी जिलों में वो कलश पहुंचाया जाएगा। इसकी हम आज सभी बैठ के उसकी जो कार्य योजना है वो तैयार की है। निश्चित रूप से हमारे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जो जिस तरह से उनकी समरसता का भाव था और उन्होंने कोई जाति या पंथ मानकर उन्होंने नहीं किया, जिस तरह से आज उनको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी, उनको हर जगह उनकी जो विचार थे उन विचारों को हर जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है युवाओं के, उन्होंने कहा है कि युवाओं को अब पढ़ाई करनी चाहिए और जो उनका मन था, मेरा मन बहुत दुखी था। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था विकसित भारत 2047 युवाओं के लिए है और युवा ही इसमें सहयोग करेंगे और युवाओं के प्रति हमेशा संवेदनशील हमारी सरकार भी रही है, हमारी पार्टी भी रही है कि युवा हमारी धरोहर है इस देश की और उनके लिए हम हर चीज में संवेदनशीलता रखेंगे। बात कही आपने इस्तीफे की, इस्तीफा अभी हमने भी सोशल मीडिया पे देखा, जहां तक अभी कहाँ वो स्वीकार होगा नहीं होगा अभी सोशल मीडिया पे देखे, इसके बाद में जो भी बात होगी बताइए। जीत कांग्रेस बता रही है, युवाओं की जीत है, युवा भी कह रहे हैं कि युवाओं की जीत है, इसको कैसे देख रहे हैं? जीत के रूप में इसको मनाया जा रहा है। देखिए, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी इस्तीफा तो हमने सोशल मीडिया पे देखा है और युवा भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ है और युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि केंद्र सरकार ने तमाम, देखो, युवाओं के मामले में जो राजनीति की गई है ये और अन्य लोगों ने, जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने किया, बाकी युवाओं की मांग के लिए हमारी पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सब संवेदनशील तरीका से और उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए हमेशा कटिबद्ध है कि जिस तरह से भी पेपर लीक हुआ, पेपर हमने दोबारा उन्हें जो पेपर लीक किया उनको पकड़ा भी है तुरंत ही और दोबारा रीट का पेपर हुआ है और पारदर्शी तरीके से हुआ है। निश्चित रूप से जो भी इसमें जो दोषी पाए गए, आपको पता है 46 लोगों को उन्होंने बर्खास्त भी किया है और एक कमेटी कैबिनेट की बना के और उसमें एक उन्होंने बिल भी पारित किया जिसमें 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान भी इसमें रखा है। तो निश्चित रूप से हम युवाओं के लिए हमेशा और सुभाष जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। जी सुभाष जी, हम उस कोर्ट को लेकर बात कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी में जिसका जिक्र है, आप अपनी बात जारी रखिए सुभाष। वही बात है ना कि युवा पीढ़ी जो डिमांड करके सामने आई, युवा पीढ़ी का डिमांड पूरी हो गई, अब वो अपने अपने घरों को चले जाएंगे। टेक अवे क्या है, ये देखने वाली बात है। आज इस पीढ़ी ने इतना त्याग किया, वहां गए बेचारे, वहां सड़कों पर सोए हैं, नारे लगाए हैं। इसका टेक अवे, व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन कैसे हो, न्यूआंसेस कैसे बने, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आए, इसके लिए क्या जातिगत राजनीति से वो अलविदा कह सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, अभी उन्होंने जिस तरह की नारेबाजी की, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, ठीक है,
इनफॉर्मल मामला है, इनफॉर्मल होना चाहिए, कोई लाग लपेट में बात नहीं होनी चाहिए। लाग लपेट में बात करते करते हो सकता है कि हम 80 साल ऐसे ही गुजार चुके हों। साफ बात करो, तो साफ बात करते हुए उन्होंने बात करी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आगे की राजनीति में वो साफ बात करने के लिए उत्तरदायी है क्या? नंबर 2, ये जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था है, इससे कहीं ना कहीं वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं क्या? अक्सर ऐसा होता है कि बातें करना आसान है, जैसे ही व्यवस्था में आते हैं। अब आप जब बातें चलती हैं बेरोजगारी की, एक पद होता है और 1000 एप्लीकेशन पहुंचती है, इसका कारण क्या है? सरकारी नौकरी के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? क्योंकि वो भ्रष्टाचार, वो पावर, वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने की जो बीमारी है, वही तो सारी चीजों के पीछे दीमक लगी हुई है। इस दीमक से कैसे लड़ा जाएगा? क्या जैन जी के लोग इससे कोई टेक अवे ले रहे हैं? दूसरी बात, आज सरकार ये चल रही बीजेपी की, कल कोई और आ जाएगी। ये जो सत्ताधारी दल हैं, यही चुनाव लड़ते हैं, कोई 20,000 वोट से हार जाता है, वो विपक्ष हो जाता है, और जो 20,000 से जीत जाता है वो सत्ता में आ जाता है। इसको दूर करने के क्या तरीके हैं? इसको दूर करने के तरीकों में क्या आपका टेक अवे है क्या, कि आप इससे राजनीति के दलदल में आएंगे क्या? क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? पॉलिटिक्स आज इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि जो टिकट नहीं मिलता है, वो टिकट लेने के लिए जाता है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जिसकी साख है, जो जीत सकती है, जिताऊ कैंडिडेट उसके पास पहुंचते हैं, पैसा देते हैं, पैसा खर्च करते हैं। तो इतनी भारी जो करप्शन है वो पॉलिटिक्स में आ गया है। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे पहले व्यवस्था में आना पड़ेगा, और व्यवस्था में जो आने का रास्ता है, जब आप उसको क्रॉस करेंगे तो आप ही उसी तरह के हो जाएंगे जिस तरह की व्यवस्था है। एक खास तरह का आप यदि सुधार नहीं कर सकते तो फिर इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा? वही ब्यूरोक्रेट बैठे हैं। अच्छा, तो 47 अफसरों का जो बर्खास्तगी का आदेश आया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का जो ऐलान किया गया, ये महज सिर्फ एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश है, इसमें बदलाव आप नहीं देखते? सुभाष जी, देखिए, सरकारों के जो सलाहकार हैं, सरकारों में जो बैठे हुए लोग हैं, वो सरकारी परमानेंट लोग हैं। ये जो सत्ता में आते हैं सत्ताधारी दल, ये 5 साल के लिए आते हैं, कोई मैक्सिमम 10 साल के लिए। और ये जो ब्लेस्ड हैं लोग, जो ब्लेस्ड हैं वो तीसरा कार्यकाल में आ गए। वैसे एक्सेप्शनल है मामला, और पंडित नेहरू के साथ भी यही चीज थी जो अब आज भी देखने को मिल रही है। लेकिन आप मुझे समझाइए कि जो परमानेंट लोग हैं वो अपनी व्यवस्था में किसी को छेड़छाड़ करने देते हैं क्या? उनका काम तो चल रहा है। एक बार जो सिस्टम में चला गया, वो दूसरे को आने थोड़ी देना चाहता। ये जो हमारे देश के नागरिकों की जो चारित्रिक रूप से कमी है, ये जो युवा शक्ति है जो जंतर मंतर पे बैठी और भारत भर के लोगों ने उनको सपोर्ट दिया, तो वो सपोर्टर भी और ये जंतर मंतर पर बैठी भीड़ भी ये तय करे कि हमें नए भारत का निर्माण करना है। यदि हमें इन दुखों से निजात पानी है तो किस तरह का भारत हमको चाहिए? क्या ये नारेबाजी करके, पत्थर फेंक कर या लाठी बाटे खाकर घर बैठ जाएंगे, या इससे कोई सबक लेंगे, या इससे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको कोई सुनहरा भविष्य दे पाएंगे? इसके लिए क्या रोड मैप है आपके पास? ये है असली बात। नीट का एग्जाम है, ठीक है, आपने नीट का एग्जाम दिया था, आपके साथ चोट हो गई, अब आपका तो कोई नहीं भरपूर्ति कर सकता। इन आंदोलनों से, इन इस्तीफों से क्या होने वाला है? जिसका 1 साल खराब होना था, 2 साल खराब होने थे, वो तो हो गया। जिसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होना था वो तो हो गया। लेकिन इस बात से सबक लेकर ये जो पीढ़ी है, इसको एक ऐसा भारत बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए कि हम जाएं तो कम से कम हमारी अकाउंटेबिलिटी तय हो। हम जिस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं देश की सत्ताओं से, देश के शीर्षस्थ लोगों से, वो जो लैंग्वेज है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, जो आम बोलचाल की भाषा है। अच्छा सुभाष जी, जिस तरह से मेरे पास सूचना सामने आ रही है कि कुछ ही देर में सीजेपी की अब केंद्र सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात और होनी है, और ये मुलाकात अब इस्तीफे के बाद की मुलाकात है। सीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, हमको मुआवजा चाहिए जो भी मारे गए बच्चे इस आंदोलन के दौरान या नीट की परीक्षा के दौरान। इसके साथ तमाम वो जो पुलिसकर्मी जिनकी ओर से लाठीचार्ज किया गया, जो सिविल में थे, उन पर कार्रवाई हो। तो अब इस जो होने वाली मुलाकात है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सकारात्मक? देखिए, सीजेपी के जो लीडर हैं, जो प्रवक्ता और लीडर दोनों ही गए थे, उसमें 2 मांगे तो उसी वक्त मान ली गई थी, जिसमें छात्रों के खिलाफ मुकदमे हैं उनको वापस लेना और मुआवजा देना। तीसरी जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो आज पूरी हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन का तो पटाक्षेप हो चुका है, अब उनकी और कोई मांग बची नहीं है। और जहां तक जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने की बात है या छात्रों को मुआवजा, ये बात उसमें प्रपत्र में लिखी हुई है, ऑलरेडी लिखी हुई है, जिसपे सहमति भी बन गई थी। एक सहमति नहीं बन पा रही थी, उसमें प्रधानमंत्री की सहमति जरूरी थी, इसलिए उन्होंने वादा नहीं किया और उन्होंने समय लिया। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको बताएंगे। एक मांग रह गई थी, वो मांग आज पूरी हो गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है।
तो अब तो इसका कोई आंदोलन का कोई मॉरल ग्राउंड बचा नहीं। लेकिन बात यहीं नहीं रुक रही है। ये तो केंद्र सरकार को तो ठीक है, एक पत्ता ढहा है, हो सकता है कि जिस तरह का अनरेस्ट हो, जिस तरह की व्यवस्था देश में बनी हुई है, उससे और पत्ते ढहे अब क्योंकि जनता को लग गया है या विपक्ष को भी लग गया है। क्योंकि कांग्रेस के सामने विपदा ये थी कि कांग्रेस के साथ कोई जुड़ नहीं रहा था आंदोलन में, और वो सड़कों पर डंडे खाने के आदी नहीं है, उनको राज करने की आदत पड़ी हुई है। तो अब ये रास्ता खुल गया है कि अब सड़कों पर आकर सरकार के जो फैसले हैं, सरकार की जो विफलताएं हैं, उनको अब बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति बनने वाली है मोदी सरकार के सामने सन 29 तक। तो इससे सरकार कैसे निपटेगी? और ये जो कांग्रेस जनता पार्टी, इसके कार्यकर्ता अब क्या कहेंगे? ये क्या देश की मूलभूत जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं, उनको डील करने में अपना कोई कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करेंगे? अच्छा सुभाष जी, एक नई जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। हो सकता है ये घटनाक्रम आपकी नजर में ना हो, या हो सकता है आपको विदित हो। आज एक महत्वपूर्ण और रोचक घटनाक्रम हुआ। दरअसल आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, आज दिल्ली के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, और इस दौरान उनकी ओर से कथन कहा जाता है। कथन मैं आपको सुना रहा हूं उनको कोट करते हुए, हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भागवत ने कहा कि आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है, हमें आदेश देने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए, उन्हें हर बात के पीछे का तर्क समझाना चाहिए, ना कि आदेश दे देना चाहिए। संवाद के जरिए ही उन्हें सही दिशा दिखाई जा सकती है। मोहन भागवत दिल्ली में ये कथन कहते हैं, और उसके सिर्फ 4 घंटे बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि मोहन भागवत ने अचानक कुछ कहा हो, पहले तय हो चुका होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे के लिए कह दिया गया होगा। और क्योंकि मोहन भागवत को भी पता है कि मेरा कहने का मतलब क्या होता है, और मुझे ये बातें कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, वो अच्छी तरह जानते हैं, सीजन्ड व्यक्ति हैं। और पहले सहमति बनी होगी कि भाई अब विरोध ज्यादा हो गया है और अब स्थिति बेकाबू हो सकती है, हालात खराब हैं, देश के आम घरों तक ये बात पहुंच चुकी है, और आम आदमी की हमदर्दी युवाओं के प्रति आ रही है, तो हमें ये फैसला तो लेना पड़ेगा। कड़वा फैसला है धर्मेंद्र प्रधान का। जिस तरह से वो जो लेटर भी चर्चाओं में है, जो इस्तीफा भेजा गया है, उसमें डेट 21 तारीख की आ रही है, और आज तारीख 25 है। ये तो धर्मेंद्र प्रधान से ही कोई पूछे कि भैया ये आपके पास एक्स हैंडल आज ही आया था क्या? एक्स हैंडल आज ही खुला के आपका कहीं ब्लॉक कर दिया गया था क्या? ये 21 तारीख की डेट आप बता रहे हो, तो 21 तारीख को क्यों नहीं अपलोड की गई है? तो ये तो एक बेमानी सी बात है। और ये कहना कि बड़ा कोई नैतिक वो लिया गया है, नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दबाव की राजनीति हुई है, इसमें कोई शक नहीं। नैतिकता यदि होती तो मामला दूसरा होता, और नैतिकता कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, माफ करना मुझे, दुर्भाग्यपूर्ण है ये देश के सामने कि लीपा पोती करके, अजीब अजीब बातें करके, लोक लुभावन नारेबाजी करके, बातें करके, भाषण देके, असली समस्याओं से जो दूरी बनाए रखी जाने वाली जो परंपरा बनी हुई है हमारे देश में, और कुर्सी से चिपके रहने की जो व्यवस्था है, मैं आपको एक बात दावे से कहता हूं कि इस देश की समस्याओं के लिए 5 साल का समय बहुत होता है। यदि व्यक्ति में 5 साल से ज्यादा कुर्सी से चिपके रहने का लोभ ना हो, तो इस देश की समस्याएं 5 साल में पूरी की तरह दूर हो सकती हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन समस्या कहां आती है कि समस्याओं को लटकाए रखो, उन्हीं समस्याओं पर अपने वोट की राजनीति करते रहो। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना व्यू रखा, आपने अपनी प्रतिक्रिया